हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, मनी एंड बैंकिंग। आज वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखने को मिलेगा पूरे मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज हम लोग दो चीजों को पढ़ेंगे, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। कि दो एक तरीके से क्या होता है भाई, इंस्ट्रूमेंट होता है आरबीआई का, जिससे एक तरीके से मनी सप्लाई को शानदार तरीके से मेंटेन किया जाता है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। अगर देखा जाए, हमने बताया था भाई कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये सब सारे एक एक कर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मैंने बताया था आरबीआई क्वालिटी को भी कंट्रोल करता है और क्वालिटी को कंट्रोल करने में मार्जिन रिक्वायरमेंट पर फोकस रहती है इसकी। फिर बी में अगर देखा जाए रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड सेलेक्टिव जो क्रेडिट कंट्रोल, और सी में क्या है डायरेक्ट एक्शन, और डी में मोरल एसोसिएशन। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और इसमें रेट्स वगैरह को चेंज किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। अब आते हैं सबसे पहला जो है रेपो रेट। व्हाट डू मीन बाय द रेपो रेट? एक एक टर्म समझना है, इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट का मतलब द रेट एट which the central bank offers loan to the other commercial bank against the security placed for the loan for a short period of time। तो यहाँ पर दो चीज कि भाई रेपो रेट क्या है, ऐसा रेट है कि जिस रेट पर जो आरबीआई है, ये कौन है भाई, आरबीआई लोन देती है, गिव्स लोन टू किसको देती है, कॉमर्शियल बैंक को। कि मतलब जिस रेट पर गिव्स लोन, जिस रेट पर जो है, मान लो कि 5% रेट ऑफ, मतलब रेपो रेट है, ठीक है, रेपो रेट कितना है, 5% है। तो 5% पर अगर मान लो कि इसने बोला कि सर मेरे को चाहिए 50 करोड़, तो 50 करोड़ रुपए दे दिया, लेकिन उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है वो कितना ले रहा है, 5% का ले रहा है। कौन ले रहा है, आरबीआई ले रहा है, किससे, कमर्शियल बैंक से। तो उस रेट को हम लोग बोलेंगे रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया कि जिस रेट पर लोन प्रोवाइड कराता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को, उस रेट को हम लोग रेपो रेट बोलकर चलेंगे। ठीक है, और जनरली ये किसके लिए होता है भाई, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। बहुत ज्यादा समय के लिए आपको पीरियड ऑफ टाइम, बहुत मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको लोन नहीं दिया जाता, मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो 2-3 महीने के लिए अधिक से अधिक देगा, उसके बाद जो होगा वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ लोन के अलग रेट होता है, क्या बैंक रेट होता है ना लॉन्ग पीरियड ऑफ लोन। अभी आगे आएंगे, एक एक करके देखो। बैंक रेट दूसरा टर्म है, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। मतलब द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट, पहले समझना आराम से, कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। याद रखना, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कि एक कमर्शियल बैंक है, ठीक है, क्या है भाई, कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का नाम रख लेते हैं, कमर्शियल बैंक कौन है भाई, एसबीआई। ठीक है, या फिर मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, पीएनबी है। अब पीएनबी के पास 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो लोन नहीं देना चाह रहा है, क्या लोन नहीं देना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि हम ये रुपया जो है वो एक तरीके से डायरेक्टली आरबीआई के पास जमा कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, ये किसको दे देगा, आरबीआई को। किसको दे दिया भाई पैसा, सरप्लस जो अमाउंट है, जो इसके पास सरप्लस, इसको हिंदी में अधिशेष बोलते हैं, कि जो पैसा ज्यादा उसके पास, अब वो लोन नहीं देना चाह रहा उस पैसे को, तो वो पैसा कहां पर जाकर रख देगा, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास रख दिया भाई 50 करोड़, और उस 50 करोड़ के बदले आरबीआई जो होगा वो एक तरीके से इसको क्या देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट देगा भाई। मान लो कि ये इंटरेस्ट 5% दे दिया, ठीक है, मतलब 50 करोड़ रखा, 50 करोड़ का 5% इसको दे रहा है भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना। रेपो रेट में आरबीआई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता था, यहाँ पर कमर्शियल बैंक ले रहा है एक तरीके से, या दिया जा रहा है उसको, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो जनरली जब रिवर्स रेपो रेट बहुत हाई होता है, सोचो रिवर्स रेपो रेट जब हाई होता है, तब एक तरीके से बैंक जो है वो सरप्लस अमाउंट जो है वो कहाँ रखते हैं, आरबीआई के पास। और जब रिवर्स रेपो रेट लो होगा तो सरप्लस अमाउंट कहाँ रखेंगे, वो लोन देंगे उसका। सिंपल सी बात है। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पर अगर एक टर्म बोला जाए कि रिवर्स रेपो रेट अगर हाई कर दिया गया, ठीक है,
तो उससे क्या कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा कि डिफ्लेशन कंट्रोल होगा? अब समझो, हाँ अब समझो कैसे होगा। रिवर्स रेपो रेट मतलब पहले मान लो कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब मान लो कि आरबीआई ने बोला कि नहीं हम 5% नहीं देंगे, आपको 10% देंगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब अब जो है वो बैंक लोन क्यों बांटेगा, अब और ज्यादा पैसा जो कहाँ रखेगा, आरबीआई में। तो बैंकिंग सिस्टम या फिर इकोनॉमी से पैसा निकल के कहाँ चला गया, आरबीआई के पास। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या कंट्रोल हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, मनी फ्लो कम हो गया ना, मनी का सप्लाई कम हो गया। और अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा तो क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन। ये वर्ड जरूर याद रखना है भाई, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, कंट्रोल कि इन्फ्लेशन कब कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन कब कंट्रोल होगा। जब इकोनॉमी से पैसा निकल गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, जब इकोनॉमी में पैसा आ गया तो एक तरीके से अब मान लो कि 8% अगर 2% हो जाए तो बोलेगा यार ये झूठ मूठ में रखे हुए वहां पर, उससे इससे अच्छा कि वहां से पैसा निकाल के लोगों में बांट दो ताकि वहां ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले हमें, ठीक है। सेम वहां पर होगा अगर रेपो रेट में, देखो रेपो रेट में अगर रेपो रेट बढ़ा दिया गया, पहले समझना, ठीक है, रेपो रेट बढ़ा दिया गया मतलब रेपो रेट मान लो 5% था, ठीक है, अब जो है रेपो रेट 7% कर दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया तो मतलब लोन महंगा हो गया, मतलब कमर्शियल बैंक कम लोन लेगा, अब कम लोन लेगा तो कम पैसा सप्लाई होगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल, क्योंकि अगर लोन सस्ता होगा, मान लो इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल हो गया इसकी वजह से भाई, तो ये टर्म जरूर लिखना है कि आरआर बढ़ने से इन्फ्लेशन कंट्रोल, और आरआर अगर मान लो कि घट गया, ठीक है, आरआर एक तरीके से घट गया तो डिफ्लेशन कंट्रोल, आरआर घट गया मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ले रहा है भाई, चलो आरबीआई से जितना पैसा लेना ले लेते हैं फटाफट, हाँ तो ज्यादा पैसा लेगा और ज्यादा पैसा लेगा तो ज्यादा बांटेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, तो मनी फ्लो एक तरीके से क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, डिफ्लेशन कंट्रोल, ठीक है, बस ये दोनों टर्म जरूर याद रखना है। रिजर्व रेशियो, अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है भाई वो समझो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि एक बैंक है, मान लो कि क्या है भाई, एक बैंक है जो पीएनबी है, ठीक है, तो पीएनबी बैंक है, उसके पास मान लो कि डिपॉजिट हुआ कितना, 50,000 रुपया, कितना हुआ, 50,000 रुपया एक दिन में, आज कोई भी डेट मान लो। अब उसका जो कुछ परसेंटेज होगा, कुछ परसेंट मतलब जितना भी सीआरआर, मान लो सीआरआर 10% है, तो सीआरआर 10% मतलब क्या, 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। तो वो 5,000 जो पैसा होगा, वो 5,000 रुपया वो डिपॉजिट कहाँ करना होगा उसको, आरबीआई के पास करना होगा, आरबीआई के पास करना होगा भाई डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश फॉर्म में जमा करना होता है, मतलब जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट पैसा होता है, ठीक है, हर दिन का टोटल डिपॉजिट, उसका जो कुछ परसेंटेज होता है जो कि सीआरआर के रूप में हम लोग बोलते हैं कि दैट रेट इज नोन एज सीआरआर, मतलब दैट रेशियो इज नोन एज सीआरआर, मतलब द परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच अ कमर्शियल बैंक नीड्स टू कीप एज ए रिजर्व विद अ सेंट्रल बैंक। यहाँ पर एक वर्ड जोड़ देना, इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में रखना होता है, ठीक है, तो कुछ परसेंट जो पैसा 5,000 रुपया डिपॉजिट कर देगा, उसी तरीके से अगले दिन होगा, फिर अगले दिन होगा, फिर अगले दिन होगा, समझ में आया? यस सर। उसके बाद आकर देखो यहाँ पर सीआरआर, अगर सीआरआर अगर बढ़ा दे, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कि अभी 10% था भाई, अब 10% से 20% कर दे, मतलब अब जो बैंक है उनको ज्यादा पैसा जमा रखना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा जमा रखना पड़ेगा मतलब कम लोन देंगे, मतलब ज्यादा पैसा वो डिपॉजिट का आरबीआई के पास जमा कर देंगे, तो मतलब पहले से कम लोन देंगे, तो मतलब क्या होगा, पहले से कम लोन देंगे, इसका मतलब क्या कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा पैसा आ जाने की वजह से होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हो गया। आई बात समझ में? हाँ समझ में आ गया। दूसरा तरफ अगर देखो सस्ता, अब कम कर दिया, सस्ता नहीं मतलब कम कर दिया, मान लो 5% सीआरआर कर दिया, सीआरआर कितना कर दिया, 5%, अब मतलब बहुत छोटा परसेंटेज उसके डिपॉजिट का कोई भी बैंक को आरबीआई के पास रखना है, मतलब अब ज्यादा पैसा, मतलब 95% पैसा वो लोन दे सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, सीआरआर जो होगा अगर कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन कंट्रोल करेगा, ठीक है, डिफ्लेशन कंट्रोल। यहाँ पर बात, यहाँ पर एक बात याद रखना है कि सिर्फ जरूरी नहीं कि 95% देगा लोन, क्योंकि उसका कुछ परसेंट उसको एसएलआर के फॉर्म में भी रखना पड़ता है, तो लगभग वो 80-85% जो है वो लोन देता है, बाकी कुछ अपने पास रखता है कुछ, तो यहां समझ में आ गया हमें कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई के पास बैंक रखती है,
सारे कॉमर्शियल बैंक। क्लियर हो गया यहाँ पर। आगे आ जाओ भाई, हमारा क्या होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। अब एसएलआर जैसे कि सीआरआर जो होता था, सीआरआर के तहत जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो है कैश के फॉर्म में रखता था पैसा भाई, कहाँ आरबीआई के पास, इसमें क्या करेगा कैश के फॉर्म में नहीं रखेगा। इसके अलावा हो सकता है कि कोई भी लिक्विड फॉर्म में रख सकता है, मतलब किसी के भी फॉर्म में रखा जा सकता है, बैंक अपने पास खुद रखेगी टोटल डिपॉजिट का। जैसे मान लो कि एक अभी मैंने बताया वहां पर भाई बैंक था पीएनबी, तो मान लो पीएनबी के पास कितना डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिटेड अमाउंट मान लो 50,000, ठीक है। डिपॉजिटेड अमाउंट जो है आज का वो मान लो 50,000 रुपया था भाई। तो 50,000 रुपया मान लो कि आरबीआई ने बोला है कि ये भी 10% रहेगा भाई, इसका मतलब 5,000 उसको अपने बैंक के लॉकर में रखना है रिजर्व के रूप में, चाहे वो कैश के फॉर्म में रखे, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में रखे, चाहे वो बॉन्ड के फॉर्म में रखे, किसी भी फॉर्म में रखे, लेकिन उसको रखना होता है मतलब कोई भी बैंक को अपने पास, ठीक है। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, मतलब एवरी कॉमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट। यहाँ पर क्या बोला है, डिपॉजिट नहीं बोला है, एसेट, मतलब जितना भी एसेट का डिपॉजिट हुआ है, एसेट डिपॉजिट अमाउंट ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि जितना भी एसेट डिपॉजिट हुआ, जैसे मान लो किसी ने घर गिरवी रखा है 5 करोड़ का, तो उसका भी 5% अगर एसएलआर है तो, ठीक है, तो उसका भी 5% उसको डिपॉजिट रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट। मतलब लिक्विड एसेट होना चाहिए बस, जिसका इस्तेमाल करके कभी भी उसको कैश में बदला जा सकता है। हमने बताया कि लिक्विड एसेट वैसा एसेट होता है जिसको कभी भी हम लोग कैश के फॉर्म में बदल सकते हैं, सिंपल सी बात है। दिस इज टर्म्ड एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर मान लो एसएलआर जो है आरबीआई ने क्या किया, बढ़ा दिया, मतलब पहले टोटल एसेट का या टोटल जो भी एसेट उसके बाद डिपॉजिट होता था बैंक के पास, उसका 5% या 10% रख रहा था, अब मान लो 20% कर दिया, मतलब कम लोन दे पाएगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। उसके बाद अगर जस्ट उल्टा, अगर एसएलआर जो है वो एक तरीके से कम कर दे, तो एक तरीके से हमारा क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि डिफ्लेशन का मतलब ही होता है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत कम है, तो जब एसएलआर कम हो जाएगा तो ज्यादा पैसा बैंक लोन में दे पाएगा, और उसके वजह से बैंक जो है वो एक लोन प्रोवाइडर के रूप में काम करने लगेगा, और उसके तहत बहुत ज्यादा पैसा इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ो भाई, आगे लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है, एलआरआर। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है भाई, इट रेफर्स टू द लीगल मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट विच द कॉमर्शियल बैंक। मतलब दो टाइप ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो होते हैं, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर, बस ये याद रखना, इन दोनों का पार्ट है। इसीलिए आपने देखा होगा मनी मल्टीप्लायर में मैंने बताया था 1/LRR, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR बताया था। मतलब एलआरआर का मतलब क्या है, इट इज द सम ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, कि सीआरआर और एसएलआर को अगर ऐड कर दे रहे हैं तो वो लीगल रिजर्व रेशियो हो गया। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि एलआरआर बढ़ा रहा है या घटा रहा है, उनको दोनों को मिला के बोल दो तो बात बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पर याद रखना कि दोनों को सम होता है। बैंक रेट क्या होता है, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई विदाउट एनी सिक्योरिटीज फॉर अ लॉन्ग। जैसे कि तुमने बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत नहीं होती, वहां पर सिक्योरिटी होती है किसमें, रेपो रेट में, रेपो रेट में, इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है। और जो है वो एक तरीके से व्हेन दे रन शॉर्ट ऑफ द रिजर्व इट इज टर्म्ड एज बैंक रेट। जब एक तरीके से उनके पास पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, रिजर्व की शॉर्टेज हो जाती है पैसे की, तब वो लॉन्ग टर्म जो है वो लोन लेते हैं, लोन फ्रॉम आरबीआई, और जिस रेट पर आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं उस रेट को हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो कि बैंक रेट बढ़ा दिया तो लोन कम लेगा, लोन कम लेगा, और लोन कम लेगा तो लोन कम बांटेगा, तो इसका मतलब क्या कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, है कि नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। आगे अगर देखा जाए बैंक रेट अगर कम हो जाए तो ज्यादा बैंक जो होगा वो लोन लेगा भाई, ज्यादा पैसा लेगा, तो इसका मतलब क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होते हुए देखने को मिलेगा। क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल।
ठीक है, हाँ तो बस एक याद रखोगे सब याद हो जाएगा। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट डू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन? यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। जो भी सरकार, याद रखना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी का सेल एंड परचेज होता है। क्या होता है भाई? यहाँ याद रखना, गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड, बॉन्ड एंड या और सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज सोल्ड और परचेज्ड किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा सोल्ड और परचेज किया जाता है बाई आरबीआई। बस यहाँ याद रखना है कि आरबीआई के द्वारा जो है सेल एंड परचेज किया जाता है। क्या? आरबीआई वर्क एज अ मीडिएटर ना। हाँ ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है, एक ऑपरेशन चलाया जाता है किसके थ्रू? आरबीआई। तो आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट बॉन्ड कुछ नहीं होता है भाई, एक पेपर होता है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखा रहता है, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है कि 50 लाख का, मतलब ये 50 लाख और ऊपर सरकार का स्टैंप है, सारी चीज लिखी हुई है, मतलब ये 50 लाख का बॉन्ड पेपर है जो सरकार दे रही है, मतलब पेपर दे रही है और वहां से क्या ले रही है? पैसा ले रही है। इसका मतलब यहाँ पर आरबीआई, मान लो आरबीआई ने क्या करा, दो काम करती है भाई, सेल कर दिया। सेल कर दिया मतलब किसको सेल करा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जीसेक को सोल्ड करा। और कौन खरीदा? बैंक खरीदा, ठीक है। जनरली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं, ठीक है। तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदा, ठीक है। क्या किया? ये सेल किया। क्या सेल किया भाई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया गया, सिंपल सी बात है। तो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो ये कागज ले लिया, कागज के बदले ये क्या दिया? पैसा दे दिया भाई। तो पैसा इकोनॉमी से निकल गया, पैसा इकोनॉमी से निकल गया। इसका मतलब अगर आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या कर रही है? सेल कर रही है, अगर, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सेल कर रही है, किसकी? सेल ऑफ जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड। तो एक तरीके से क्या कंट्रोल होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। याद रखना है, क्या कंट्रोल होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा तरफ अगर देखा जाए, अब आरबीआई को लग रहा है कि भाई पैसे की एक तरीके से कमी है इकोनॉमी में, तो पैसा हमें एक तरीके से इनफ्लो करना है वहां पर, या फ्लो बढ़ाना है। तो एक तरीके से आरबीआई ने क्या करा? परचेज कर लिया। क्या कर लिया? परचेज। जी सेक को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया। कैसे? सेल करेगा बॉन्ड, ये कागज बेचा, कागज बेचा, पैसे यहां से गए ना, हाँ, डिस्काउंट रेट पर। वो पहले से बेचेगा भी तो किसको बेचेगा? कौन खरीदेगा? दूसरा, वही तो खरीदेगा, आरबीआई तो खरीदेगा, और दूसरा को आप बेच ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो आरबीआई ने परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद वो पैसा क्या किया? दे दिया। 50 लाख रुपया फिर से दे दिया भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डिस्काउंट रेट पर खरीदा जाता है ताकि बैंक को प्रॉफिट हो, ठीक है। जो लिखा रहता है उसके कम रेट पर खरीदती है, और जितना उस पर लिखा रहता है वही रेट पर एक तरीके से उन लोगों को प्रोवाइड करती है पैसा, जिसकी वजह से बैंक को क्या होता है? फायदा होता है। तो याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो गया? ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत अगर परचेज करेगा तो फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कागज परचेज किया तो आरबीआई फिर पैसा दे दिया भाई। पैसा कहाँ दिया? इकोनॉमी में। बैंक को देगा तो बैंक उसको झुंझुना तो बजाएगा नहीं, क्या करेगा? लोन देगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज करेगा तो क्या होगा? डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। तो बस यहाँ याद रखना है, डिफ्लेशन कंट्रोल। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मोरल एसोसिएशन वगैरह और वो सब है कि मोरली किस तरीके से जो है आरबीआई चीजों को कर सकता है, और कैसे समझा सकता है बैंकों को, और किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है, या फिर ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे बैंकिंग सिस्टम का, उसके बारे में। मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे कि मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, श्याम, ठीक है, वो उसको घर बेचना है। घर का दाम मान लो कितना है? 50 लाख रुपया। कितना है? मतलब इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। सिंपल सी बात है। 50 लाख रुपया का घर है, अब ये गिरवी रख रहा है। क्या रख रहा है? कोलेट्रल। क्या रख रहा है भाई? कोलेट्रल रख रहा है। कोलेट्रल कहां पर रख रहा है? बैंक में। कहां पर रख रहा है? बैंक में कोलेट्रल रख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बैंक में कोलेट्रल रख रहा है तो इसको 50 लाख का 50 लाख रुपया लोन मिल जाएगा क्या? नहीं।
कुछ जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है जनरली 30% होता है, 30% मतलब इसका 30%, 5 3 15, 15 लाख रुपया वो क्या रखेगा अपने पास एज अ मार्जिन रखेगा, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी तो पूरा घर को रख रहा है ना, लेकिन उस घर के बदले घर का पेपर तो रख ही रहा है। हाँ मतलब इसको लोन ग्रांट कितना करेगा, 35 लाख का, 35 लाख लोन ग्रांटेड, समझ गए। तो जितना वैल्यू है और जितना एक तरीके से अमाउंट ग्रांट हुआ है लोन का, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं। देखो लिखा हुआ है ना, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है 50 लाख, एंड द अमाउंट ऑफ द लोन ग्रांटेड, लोन कितना ग्रांट हुआ 35, तो 15 लाख रुपया उसने मार्जिन रखा है अपना, ताकि अगर वो बंदा भाग जाए, हाँ ठीक है 30%, 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया 30%, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, नेवर, बैंक्स नेवर ग्रांट अ लोन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, कभी भी उस लेवल पर नहीं करती है, ठीक है। तो याद रखना है। इसमें मोरल सुसेशन जो था एक थोड़ा सा याद करना है, मोरल सुसेशन में क्या होता है भाई, मोरली अगर कोई गलत काम करता है बैंक गलत तरीके से अगर किसी को लोन बांट दे तो उसको एक तरीके से चेक एंड बैलेंस करते रहती है और उस पर जो है फाइन वगैरह भी लगाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ के चलना है, यहाँ ये सब जितना भी था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।